नहीं सरदार यार, उसे नज़रअंदाज करना गलत है, फिर वो हमारे बुलाने पर तो नहीं आएगा। वो तो मौके की ताक में है। इसके लिए किसी की जान लेना या मर जाना कुछ मुश्किल काम नहीं है। मेरे ख्याल से उसे सबसे पहले उसकी बिल से निकालना होगा। जब तक वो छुपा हुआ है महफूज है। सामने आने पर हम उसे घेर कर मार सकते हैं, वरना ये तलवार जो खतरे की तरह हमारे सिरों पर लटक रही है किसी की भी जान ले सकती है। फजल शाह खासा संजीदा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे बाहर कैसे निकालें, सरदार रशीद को भी तशवीश लाहक होने लगी। एक तरकीब है मेरे पास, फजल शाह ने कहा। क्या? सरदार रशीद ने हैरानगी से दरियाफ्त किया। सरदार साहब अगर तो फजल शाह ने उसे अपने ख़तरनाक शैतानी मंसूबे की तफसीलात बतानी शुरू की। सरदार रशीद हमातन गोश्त है, किसी कार की पिछली विंडो स्क्रीन पर रखे जापानी गड्ढे की तरह। वो इसकी हर बात पर सर हिला हिला कर इसको दाद दे रहा था। मंसूबे के आखिर में उसने बेशर्मों की तरह फजल शाह के हाथ पर हाथ मारा था। फजल शाह, ये कोई मसला नहीं, कल ही लो। ज़रा एसपी को फ़ोन कर देना, भला इसका आज कल ही में तबादला करवा दूँ। कुछ ज़्यादा ही ईमानदार और फ़र्ज शनास बनने का शौक़ नज़र आ रहा है इसे। सरदार रशीद ने कहा, तुम इसकी फ़िक्र न करो, मैं अब 6-7 दिन के लिए शहर वाली कोठी पर रहूँगा। इस दरमियान ये काम हो जाना चाहिए, मेरे भी और तुम्हारे भी आदमी चौकस हो जाएं, तो हम बाहर निकलने पर उसे घेर कर मार डालेंगे। सरदार रशीद, एक बात याद रखना, उसके जिंदा पुलिस के हाथ लगना हम दोनों के लिए कोई नया अजाब खड़ा कर देगा। फजल शाह ने उसे अपनी तशवीश से आगाह किया। तुम मुतमईन रहो फजल शाह, जिंदा बचेगा तो बात कर। सरदार रशीद ने बड़े हंकार से कहा। दोनों शैतान देर गए तक अपने ख़तरनाक मंसूबे की जुज़वियात पर बहस करते रहे। नज़र मोहम्मद ने सारी ज़िंदगी तजर्बात की नज़र कर दी थी। वो जानता था कि सरदार और फजल शाह का इत्तेहाद दरअसल किसके खिलाफ है। दोनों शैतान अपने बड़े मकासद पर इकट्ठे हो गए थे। अपने भांजे की ताकत का इल्म उसे भी था और फजल शाह को भी। नज़र मोहम्मद जानता था फजल शाह और सरदार दोनों ने इस खतरे को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया होगा। फजल शाह के मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब होने के दूसरे ही रोज़ गाँव की तरफ आने वाले रास्ते पर पुलिस पोस्ट का क़याम उसके खदशात की तस्दीक के लिए काफ़ी था। उसका सामना बड़े घटिया और कमीने दुश्मनों से था। अगर नत्थू खान जिंदा होता या हालात ने हनीफ खान को भी गांव में रहने की इजाज़त दी होती तो कोई और बात थी। उस सूरत में कुछ भी करने से पहले 1000 मरतबा सरदार और फजल शाह सोचते, लेकिन अब ऐसा नहीं था। जहाँ तक बिरादरी का ताल्लुक था, इस बात में तो कोई शक नहीं कि वो लोग इनके पसीने की जगह खून बहा सकते थे, लेकिन वो गरीब और बेआसरा लोग थे, उनका कोई वाली वारिस नहीं था। माली तौर पर वो बेचारे की आनत के काबिल ही नहीं थे। इन हालात में कोई भी इन्हें डरा धमका और दबा सकता था। पुलिस पोस्ट के क़याम का मकसद यही था कि अगर हनीफा इस तरफ आए तो बचकर न जाने पाए। उस रोज़ जब गांव के नंबरदार ने लोगों को बताया कि आज पुलिस पोस्ट खाली है और वहां कोई पहरेदार भी मौजूद नहीं, तो गांव के लोगों ने हैरानगी के साथ सुख का सांस भी लिया, क्योंकि उन्हें इस पोस्ट के मुलाजमीन के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करना पड़ता था और ये कोई मामूली खाना भी नहीं होता था। लेकिन उस गांव में एक शख्स ऐसा ज़रूर था जिसको इस खबर ने पहले हैरान और अब परेशान कर दिया था, और वो था नज़र मोहम्मद। उसकी जहांदीदा नज़रों ने पिछले कुछ दिनों से गांव के लोगों के बदलते रवैये को नोट करना शुरू कर दिया था। हनीफ खान के इश्तियारी होने के बाद से उन लोगों के साथ जो कुछ बीत रही थी, इसने नत्थू खान के ख़ानदान से उनकी हमदर्दियाँ खासी कम कर दी थी। यूं भी नत्थू खान के बाद थाने के चेहरी के मामलात उन्हें खुद ही निपटाना पड़ते थे। फजल शाह वज़ीर आला का मुशीर बन चुका था। सरदार मुरीद यूनियन कौंसिल का चेयरमैन बन चुका था। दो दुश्मनों ने अपने मुश्तरका मफादात पर हनीफ खान के खिलाफ इत्तेहाद कर लिया था। पुलिस पोस्ट पर मौजूद मुलाजमीन के वक्ती तौर पर वहाँ से हट जाने का मतलब सिवाय इसकी और क्या हो सकता था कि अब इन दोनों दुश्मनों की तरफ से नत्थू खान के ख़ानदान पर कोई नया अजाब आने वाला था। ये उसकी छठी हिस्स थी जिसने नज़र मोहम्मद को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि अपनी इन खदशात का इजहार अपनी बहन के सामने भी करे। फिर भी इसकी ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि वो जल्द से जल्द यहाँ से अपनी बहू सुगरा समेत, जो हनीफ खान के फ़रार होने के बाद से असगरी के यहाँ चली आई थी, किसी और तरफ निकल जाए। उसने नत्थू खान के इस इलाके में मौजूद ज़मीन को औने पौने दामों फ़रोख्त करने का बंदोबस्त कर लिया था और अब वो भी यहाँ से निकल जाना चाहता था। नज़र मोहम्मद ने उस शाम असगरी से कहा भी कि उसे दाल में कुछ काला दिखाई देता है और उन्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए।
असगरी, तुम फजल शाह को नहीं जानती और इन सरदारों से मुतल्लिक भी हमें कोई गलत फहमी नहीं है। तुम्हें इनके मुतल्लिक क्या नहीं मालूम असगरी? नत्थू खान की ज़िंदगी में बात कुछ और थी। फिर हनीफ खान ही यहाँ हो तो बरादरी में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारी तरफ मैली आंख से भी देखता। इन लोगों को इल्म हो गया है कि अब ना हम इनका कुछ बिगाड़ सकते हैं और ना ही कुछ बना सकते हैं। फिर ये हमारी और इन जंगली दरिंदों की लड़ाई के दरमियान क्यों आएंगे? मुझे नत्थू खान के पुराने साथी जो आज भी हमारे वफादार हैं कुछ दिनों से यही मशवरा दे रहे हैं कि तुम्हें और सुगरा को यहाँ से निकाल दूँ। मैंने नत्थू खान की ज़मीन भी फ़रोख्त करने का बंदोबस्त कर लिया है। हम फ़िलहाल ये ज़मीन किसी को ठेके पर देकर यहाँ से निकल जाते हैं। बाद में हालात बेहतर होने पर हनीफ खान से राब्ता हुआ तो फ़रोख्त भी कर देंगे। नज़र मोहम्मद, तेरी तमाम बातें सच होगी, लेकिन याद रखना मेरे जीते जी कभी उम्मीद न रखना कि मैं अपने खामन की कब्र छोड़कर यहाँ से चली जाऊँगी। असगरी ने उसकी सारी बातें सुनने के बाद फैसला कुन अंदाज में कहा। यूं तो नज़र मोहम्मद को अंदाज़ा हो गया था कि असगरी जो कुछ कह रही है वो इसके खिलाफ नहीं जाएगी। फिर भी उसने बहुत मगजमारी की, लेकिन ढाक के 3 पात क्या मजाल जो असगरी के कान पर जूं भी रेंगी हो। और हाँ, अगर फजल शाह या सरदार ये समझते हैं कि वो नत्थू खान की इज्जत की तरफ मैली आंख से देख भी लेंगे तो वक़्त आने पर उनकी ये गलत फहमी भी दूर कर दूंगी। मेरी लाश से गुजर कर ही कोई सुगरा तक पहुँचेगा। उसके लहजे का एतमाद बता रहा था कि सुगरा जो कुछ कह रही है वो कर गुजरने की हिम्मत भी रखती है। नज़र मोहम्मद ने भी उस रोज़ नत्थू खान की हवेली ही में सोने का इरादा जाहिर किया था, लेकिन असगरी ने उसकी एक न चलने दी। कोई बात नहीं नज़र मोहम्मद, तू क्यों घबरा रहा है? अभी तेरी बहन नहीं मर गई। नत्थू खान मर गया है, लेकिन मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। तू भाभी और बच्चों के साथ इन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं। फजल शाह और सरदारों को इल्म है कि हनीफ खान किसका बेटा है। अगर उन्होंने कोई हरकत की तो वो इनकी नस्लों को बर्बाद करके रख देगा। असगरी ने उसे अपने घर भेजते हुए कहा। उस रोज़ नज़र मोहम्मद बड़े बोझल कदमों से अपने घर की तरफ जा रहा था। उसने बतौर एहतियात नत्थू खान के ट्यूबवेल पर मुलाजिम दोनों लड़कों को भी आज हवेली के मर्दाना हिस्से पर होशियार होकर सोने की हिदायत की थी। रात एक पहर बीत चली थी। गर्मियों की इस बोझल रात को सरे शाम में पश्चिम से आने वाली ठंडी हवा के झोंकों ने बड़ा खुशगवार कर दिया था। सारा गांव इन ठंडी हवाओं के दोष पर लंबी तान कर सो रहा था, लेकिन आज असगरी को एक पल के लिए भी नींद नहीं आ रही थी। हालांकि इसका मामूल था कि वो इशा की नमाज पढ़ने के कुछ देर बाद ही सो जाती और फिर तहज्जुद की नमाज के लिए उठा करती थी। नज़र मोहम्मद को उसने बज़ाहिर तो मुतमईन करके भेज दिया था, लेकिन उसका अपना दिल मुतमईन नहीं था। रह रह कर खदशात उसके दिमाग में सर उठा रहे थे। इस बात में कोई शक नहीं था कि उसका वास्ता वाकई बड़े कमीने दुश्मनों से था, जिनसे किसी भी हरामकारी की उम्मीद की जा सकती थी। कमरे के कोने में हल्की रोशनी का बल्ब जल रहा था और उसकी बहू सुगरा उसके सामने दूसरे कोने पर गहरी नींद सो रही थी, जब अचानक ही असगरी का दिल घबराने लगा। उसे यूं लगा जैसे किसी ने हवेली की दीवार फलांगी है। पहले तो असगरी ने इसे अपना वहम जाना, क्योंकि शाम ही से उसके दिमाग ही में फिल्म चल रही थी, लेकिन एक के बाद दूसरी आवाज़ ने उसे यकीन दिला दिया कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। हवेली के दूसरे मर्दाना हिस्से में नत्थू खान के 4 मुलाजिम सो रहे थे। असगरी ने उन्हें बतौर ख़ास आज हिदायत की थी कि उनमें से एक जाग कर पहरा दिया करे और बाकी सोया करे, लेकिन उन्होंने शायद इस नसीहत पर अमल करने की जहमत गवारा नहीं की थी। ये सूरत हाल असगरी के लिए इसलिए नई नहीं थी क्योंकि सारी ज़िंदगी नत्थू खान और इसका बेटा इस तरह दबे पाँव रात को देर गए सरहद पार से अपने घर में भी चोरों की तरह वापस आया करते थे। लेकिन आज हालात मुख्तलिफ थे। वो भी नत्थू खान की बीवी थी। बगैर किसी घबराहट के उसने सिरहाने धरी कुल्हाड़ी को हाथ से मजबूती से थामा और इस खदशे के पेश नज़र कि कहीं उसकी बहू की आंख न खुल जाए और वो डर जाए, कमरे से बाहर बरामदे में आकर सूरत हाल का जायज़ा लेने का इरादा किया। दरवाजे की कुंडी उसने बड़ी आहिस्तगी से खोली और बड़ी बहादुरी से बाहर निकल आई। अपनी पुश्त पर मौजूद दरवाजों को उसने बाहर से कुंडी लगा दी थी और अब हाथों में कुल्हाड़ी थामे बरामदे के सामने वाले उस दरवाजे की तरफ जा रही थी जो दूसरी तरफ मर्दाना हिस्से में खुलता था। अचानक ही उसे 2-3 साये अपनी तरफ बढ़ते दिखाई दिए। कौन है? उसने करख्त आवाज में ललकारा, लेकिन उसकी आवाज का जवाब 2 मजीद सायों की सूरत में मिला। अब वहां 5-6 नकाब पोश उसे घेरे में लिए खड़े थे। उनमें से एक ने चाहा कि आगे बढ़कर उसके हाथ से कुल्हाड़ी छीन ले, लेकिन हमला आवर की तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स
असगरी ने चोर चोर का शोर मचाते हुए कुल्हाड़ी सर से ऊपर उठाई और पूरी कुव्वत से हमलावर पर चला दी। हमलावर को शायद इतनी शदीद मुज़ाहमत की उम्मीद नहीं थी। कुल्हाड़ी का फल उसके शाने की हड्डी में उतर गया, जिसे असगरी ने झटका देकर बाहर खींचा। हमलावर एक ही बार में ढेर हो गया था। बिफरी हुई शेरनी की तरह उसने चाहा कि अपने पहलू की तरफ से हमला करने वाले दूसरे की भी खबर ले, लेकिन अब हमलावर उसे मोहलत देने के लिए तैयार नहीं थे। 3-4 इकट्ठे उस पर पल पड़े, जबकि उनमें से एक ने झुककर अपने मजरूब साथी की खबर लेना चाहिए, ये तो मर रहा है। उसने अचानक ही खड़े होकर कहा। असगरी से चारों हमलावर इस तरह इससे अलग हो गए जैसे उन्हें किसी बिजली का शॉट लगा हो। लड़की कहाँ है? अचानक ही उनमें से एक ने असगरी की तरफ पिस्तौल सीधा करते हुए कहा। असगरी अपने आप में कहाँ थी? उसने चाहा कि आगे बढ़कर पूछने वाले को नोच ले, लेकिन अचानक ही उसके पिस्तौल से यके बाद दीगरे 3 शोले बरामद हुए और नत्थू खान की गैरतमंद बीवी तिलमिलाकर गिर पड़ी। इस हंगामे से कमरे में मौजूद सुगरा की आंख खुल गई थी, जिसने दीवानावार पीटते हुए चीखना चिल्लाना और गांव वालों को मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया। फायरिंग और सुगरा की चीखने की आवाज़ें सुनकर गाँव की जिंदगी ने अचानक ही करवट लेनी शुरू कर दी थी। सबसे पहले उनके पिछवाड़े के तीसरे घर से नंबरदार गुलाम अहमद और इसके दोनों लड़के हवेली की दीवार फलांग कर ललकारे मारते हुए अंदर दाखिल हुए, जिनके ताकुब में नजर मोहम्मद भागता चला आ रहा था, लेकिन हमलावर अपने एक साथी की लाश छोड़कर फरार हो चुके थे। हवेली के मर्दाना हिस्से में मौजूद चारों नौकर गायब थे। 2 ही सूरतें मुमकिन थी, या तो वो गांव वालों के खौफ से फरार हुए थे या फिर इस साजिश में बराबर के हिस्सेदार थे। नजर मोहम्मद ने सबसे पहले अपनी बहन की खबर ली, जिसकी रूह कफ से अंसरी से परवाज कर गई थी। उसने नजर मोहम्मद को आज शाम ही कहा था कि कोई माई का लाल जीते जी उसे अपने खामन की कब्र से अलग नहीं कर सकता। उसने जो कहा सच कर दिखाया था। वो अपनी गैरत पर कुर्बान हो गई थी। यहाँ मौजूद एक हमलावर की लाश इस बात की निशानदेही के लिए काफ़ी थी कि नत्थू खान की बीवी ने किसी मरहले पर बुज़दिली का मुजाहिरा नहीं किया था। गो के हालात ने उसे तही दस्त कर दिया था। उसका साईं मर चुका था और बेटा जिंदा होकर भी इसकी मदद से कासिर था। इसके बावजूद उसने हमलावरों के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ा था। अरे ये तो मस्कीन अली है, सरदार मुरीद का मुलाजिम। वहाँ जमा होने वाले गाँव के लोगों में से एक ने उसे पहचान कर अचानक ही कहा। नजर मोहम्मद को यूं लगा जैसे अचानक ही उसके अंदर कोई आतिश फिशा फट पड़ा हो। उसने पहले तो जमीन पर दोजानू होकर अपनी शहीद बहन के माथे को चूमा और उस पर चादर डाल दी। फिर वो अचानक तनकर खड़ा हो गया। बेगैरतो बुज़दिलो, तुम जानते हो किसके घर में खड़े हो? ये उस गांव का किला है। तुम्हारी नस्लों को यहाँ पनाह मिलती रही है। आज तुम्हारे जीते जी इस घर की गैरत पर हमला हुआ है। हमलावर नत्थू खान की बहू को उठाने आए थे, लेकिन तुमने कुछ न किया। किसी ने नत्थू खान के घर की खबर न ली। जिसने तुम्हारी दर्जनों बेटियों के हाथ पीले किए, आज उसकी इज्जत को पुलवाल के सरदार लूटने आ गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, अभी नत्थू खान का बेटा जिंदा है। वो एक एक को चुनकर मारेगा। याद रखना, यहाँ बड़ी तबाही आएगी। हनीफ खान तुम सबको गारत करके रख देगा। तुमने उसे चक्कर आ गया, लेकिन अचानक ही नंबरदार गुलाम अहमद ने उसे अपने बाजुओं में थाम लिया। नजर मोहम्मद होश कर, खुदा की कसम हमें इल्म नहीं था कि सरदार इतना गिर सकते हैं। परे हट जा नंबरदार, मैं जाऊंगा, मेरे बेटे जाएंगे। आज ही अभी मैं ये कर्ज उतारूंगा। ये सकीना बीबी थी, गांव की भटियारन, जिसकी 2 बेटियों को नत्थू खान ने अपने हाथों डोली में बिठाया था। यार मोहम्मद गुलाम नबी, तुम कहाँ हो? सकीना बीबी ने मजमे में अपने बेटे को ललकारा। 2 कड़ियल नौजवान मजमे को चीरते सामने आ गए। यार मोहम्मद गुलाम नबी, सरदारों ने तुम्हारी माँ को कत्ल किया है। ये वही है जिसने अपने हाथों से तुम्हारी बहनों को डोली में बिठाकर रुखसत किया था। जाओ, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, सरदार मुरीद को कत्ल कर दूं। उसे कुत्ते की मौत मार डालो, जाओ, वरना मैं तुम्हें दूध की धारें नहीं बख्शूंगी। जाओ। सकीना बीबी पर दीवानगी का दौरा पड़ गया था। वो दीवानावार असगरी की लाश से लिपट कर गाँव वालों की बुज़दिली को गालियाँ दे रही थी। नहीं सकीना बहन, अभी नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ। मैं इस गाँव का नंबरदार हूँ। ये कर्ज मेरे सर चढ़ा है, मैं ही इसे उतारूंगा। यूसुफ, अकबर, सदीक, घोड़ियां तैयार करो। अभी वार निकलेगी। पुलवाल वालों को बता देना कि नत्थू खान की गैरत नहीं मरी, वो अकेला मरा है। जाओ, बंदूकें निकालो, जाओ। नंबरदार गुलाम अहमद ने अपने बेटों को ललकारा। 15-20 मिनट बाद ही पलवाल की तरफ शमशीर नगर के 15-20 जवान बंदूकें और बर्चियां उठाए ललकारे मारते उड़े चले जा रहे थे। शमशीर नगर से उठी आंधी एक मरतबा तो पलवाल को हिला कर रख दिया।
नंबरदार के तीनों लड़के ललकारे मारते हुए राइफलें ताने सरदारों की हवेली के बाहर खड़े होकर बहुत देर तक उन्हें गालियां देते रहे, लेकिन यहाँ कोई होता तो बाहर आता। ये सिर्फ बदमाश ही नहीं, सियासतदानों की भी हवेली थी, और ये वो सियासी गुंडे थे जो कोई भी वारदात करने से पहले उसके नताइज व आफियत की तैयारी पहले से कर लिया करते थे। सरदारों ने हनीफ खान को काबू करने के लिए फजल शाह के ताउन से सारा मंसूबा जरूर बनाया था। वो जानते थे कि उन्हें गैरत पर हमले की खबर सुनकर वो तिलमिलाता हुआ अपनी बिल से बाहर निकलेगा और पहले से घात में लगे फजल शाह और सरदार उसे मार डालेंगे, लेकिन उन्होंने इस मफरूजे को भी नज़रअंदाज नहीं किया था कि शमशीर नगर के बासियों के दिलों पर नत्थू खान ने 30 साल तक बिला शिरकत गैर हुकूमत की है। ऐन मुमकिन था कि उसके एहसानमंद शमशीर नगर के बासियों की गैरत के लिए ये हरकत ताजियाने का काम करती और वो जोश में अंधे होकर अपनी बुज़दिली को एक तरफ रख कर कोई भी जज्बाती कदम उठा लें। इन नाम निहाद शुरफा के नज़दीक गुंडागर्दी का बेहतरीन असूल भी था कि अपने जुर्म का कोई नाम निशान बाकी न रहने दिया करते, जिसकी मदद से इंसाफ की अदालत में उन्हें मुजरिम साबित न किया जा सकता। वो जानते थे कि अंधे कानून को जुर्म के सबूत दरकार होते हैं। दुनिया का कोई जज महज अपने दिल की गवाही या वाक़यात की बुनियाद पर फैसला नहीं किया करता। किसी को मुलजिम नामजद कर देना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसके लिए सबूत भी फराहम करने पड़ते हैं, और अपने जुर्म का ये मुहज़्ज़ब दुनिया के वहशी कोई नामो निशान नहीं छोड़ते थे। जो लोग नत्थू खान की गैरत पर हमलावर हुए थे उनमें सरदार मुरीद और फजल शाह दोनों के कारिंदे शामिल थे। ये इत्तफाक था कि मरने वाला सरदार मुरीद का आदमी था और उसकी शनाख्त कर ली गई थी, जबकि सरदार मुरीद और उसका भाई गुज़श्ता 40 घंटे से शहर में मौजूद अपनी क़यामगाह में क़याम पजीर थे। उन्होंने हमले के वक़्त शहर में अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए उन्होंने बहुत से सबूत यहाँ जमा किए हुए थे। जिस रात यह हमला हुआ दोनों भाई एक अहम सरकारी मीटिंग में मौजूद थे, जहाँ सूबे के करीबन तमाम अहम शख्सियात का इज्तिमा था। इस शहर के तमाम पुलिस ऑफिसर इस बात के गवाह थे। शमशीर नगर के जियाले पहले तो सरदारों को गालियां निकालते रहे, फिर उन्होंने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। उनकी दहशत ने पुलवाल के मकीनों को अपने कमरों में मुकैद कर दिया था। यूं भी सरदारों ने अपने गांव वालों के साथ कोई ऐसे अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं किए थे कि कोई भड़काई आग का ईंधन बनता। हवेली के अंदर से कोई मुजामत न होने पर सकीना के बेटे बर्शियां लहराते हवेली में मर्दाने हिस्से में जा घुसे। उन्होंने वहां मौजूद चौकीदारों को मार मार कर भुरकस निकाल दिए। 3-4 की टांगे बाजू तोड़ डाले, 2-3 के सर फाड़ दिए, लेकिन गोहरे मकसूद किसी के हाथ न लगा। सरदार मुरीद नहीं था। अपनी रिवायात का एहतराम करते हुए उन्होंने जरान खाने का रुख नहीं किया था। अली उस सुबह जब उन्होंने पलवाल की तरफ पुलिस की जीप और ट्रक को बढ़ते देखा, बादल नखास्ता घोड़ियां भगाते हुए शमशीर नगर पहुंच गए। बड़ी सरदारनी बेगम ने आधी रात ही को शहर वाली कोठी में फ़ोन करके इस नागहानी आफत की इतला दे दी थी, जहां से सरदारों ने ख़ास तौर पर SSP की क़यादत में अपनी हवेली की हिफाजत के लिए पुलिस फोर्स भेजी थी। इस फोर्स को शमशीर नगर के 15-20 मकीनों के नाम की लिस्ट खसूसी तौर पर दी गई थी। इन लोगों को हर कीमत पर गिरफ्तार करना था। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम नज़र मोहम्मद का था। शमशीर नगर का हर वो बासी जिससे इन लोगों को किसी भी मुजामत की उम्मीद थी, इसका नाम इस लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। अब दुनिया की कोई ताकत उन्हें बचा भी नहीं सकती थी, क्योंकि पलवाल पर हमला हुआ था और सरदारों के मुलाजमीन जख्मी हुए थे। पुलिस ने इस तरह शमशीर नगर पर धावा बोला था जैसे वो दुश्मन मुल्क का कोई देहात हो। यहाँ दुश्मन फौजें छुपी हों। उन्होंने घरों के अंदर घुसकर मर्दों को ज़दोकोब किया। पुलिस वालों से औरतों और बच्चे भी न बच सके। मर्दों को उन्होंने मार मार कर अदमुआ कर दिया और घसीटते हुए पुलिस के ट्रकों तक ले आए। उन्होंने गिरफ्तार शुदगान के बाजू इन्हीं के कपड़ों से बांध दिए थे। इनकी आंखों पर पट्टियां बांधकर पुलिस के जियाले इन्हें राइफलों के बट मारते हुए पुलिस लाइन तक ले आए थे, जहां अगले रोज सारा दिन पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बगैर उन सब का रिमांड ले लिया गया था। इस सारे ऑपरेशन की निगरानी फजल शाह खुद कर रहा था। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।